हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। पहले पार्ट में हम लोगों ने चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी देखी थी और उसके अलावा हमने कूलम लॉ को भी पढ़ा था। और कूलम लॉ की हेल्प से हम कैसे दो चार्ज के बीच के फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम लोगों ने पहली वीडियो में देखा था। अब बारी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है। एवरी चार्ज क्रिएट अ फील्ड अराउंड इट इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। क्या मतलब है इसका? देखो, हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक होता है सोर्स चार्ज, और जो दूसरा चार्ज है उसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। यहाँ पर हम लोग जिस चार्ज की बात कर रहे हैं वो है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज यानी कि जो किसी फील्ड का सोर्स है, यानी कि जो चार्ज अपने सराउंडिंग में फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब ये कैसे होगा? हर चार्ज क्या करता है, हर चार्ज क्यू, कोई भी चार्ज क्यू है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करेगा जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? इसको समझने के लिए आप समझिए सन का एग्जांपल। सन है, सन अपने चारों तरफ हीट जनरेट करता है ना, और यही हीट हम तक पहुंचती है। हम इस हीट को फील कर पाते हैं, करते हैं ना। तो ये सन अपने चारों तरफ हीट को जनरेट करता है और यही हीट हम तक पहुंचती है और इस हीट को हम लोग करते हैं एक्सपीरियंस। ठीक, सेम ऐसे ही ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करेगा टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को हम इसके पास लेके आ रहे हैं चेक करने के लिए कि किस पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर ही कितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है। तो फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है एवरी चार्ज क्रिएट अ फील्ड। हर चार्ज एक फील्ड को क्रिएट करता है। कहाँ? अराउंड इट, अपने चारों तरफ। जिसमें क्या होता है, इन विच अदर चार्ज, कोई भी दूसरा चार्ज आकर के एक्सपीरियंस करेगा किसको? इलेक्ट्रिक फोर्स को। दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। इस फील्ड को हम उस फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बारी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, कैसे बताएंगे कि ये चार्ज अपने सराउंडिंग में इतना फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसको समझते हैं। जब ये चार्ज था, इस चार्ज ने अपने चारों तरफ एक फील्ड कर दिया जनरेट। ठीक है, अच्छा, इससे क्या हुआ होगा? ये चार्ज क्यू था, इसने अपनी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया किया अब इसके पास हम एक दूसरा चार्ज Q0 लेकर के आए। जब ये चार्ज, टेस्ट चार्ज इसके पास आएगा तो इस पे लगेगा फोर्स। ठीक है, ये Q चार्ज यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये इस चार्ज की वजह से फील्ड बना है। ये चार्ज इसको करेगा। अगर इन दोनों पे सेम चार्ज है तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर इन दोनों पे अपोजिट चार्ज है, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, वैसे हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव मानते हैं, तो मान लेंगे अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये करेगा इसको अट्रैक्ट। ठीक है, मतलब कि इस पर कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा। ठीक, अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका? इस चार्ज का। अच्छा, इस पर कितना फोर्स लग रहा है? तो इस पर फोर्स लग रहा होगा F=Q×E। ये E क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका? इस चार्ज का। ठीक है, यहाँ पे ये बता देंगे इस चार्ज का, यहाँ पर ही फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जितना फील्ड होगा उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कि इस चार्ज से। ठीक है, अच्छा, इसको ऐसे समझो आप लोग। अगर क्यू चार्ज है, Q0 चार्ज है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है एफ फोर्स। ये चार्ज, इस क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है, अगर ये चार्ज 1 कूलम का होता तो इस पर कितना फोर्स लगता? देखो, Q0 पे लगा एफ फोर्स, तो एक पे कितना लगेगा? F/Q0।
यानी कि 1 कूलाम के चार्ज को अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो उस पर इतना फोर्स लगेगा, और 1 कूलाम के चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को। तो इसके सराउंडिंग में कोई चार्ज क्यों रखेंगे तो उस पर लगेगा फोर्स एफ। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिफाइन करना है, तो उसको हमने डिफाइन किया कि 1 कूलाम के चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, और जितना फोर्स उस पर लगेगा उसको हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहेंगे। तो क्यू नॉट चार्ज पे एफ फोर्स लग रहा था, तो 1 कूलाम पे कितना फोर्स लगेगा, एफ अपॉन क्यू। तो 1 कूलाम पे लगने वाला फोर्स ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा किस पर, यूनिट चार्ज पर, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। क्यू नॉट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था वो था एफ, तो 1 कूलाम पे इतना लगेगा एफ अपॉन क्यू। 1 कूलाम पे लगने वाला फोर्स ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इसका सिंबल होगा ई। तो इसकी हेल्प से हमने इसको डिफाइन किया। तो मुझे लगता है कि आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो एफ फोर्स दो चार्ज है उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू इतनी है, इसको हमने क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। दो चार्ज थे, एक चार्ज क्यू था, एक चार्ज क्यू नॉट था। ठीक है, यही वाला चार्ज क्यू नॉट है। तो यहाँ से क्यू से क्यू नॉट कट जाएगा, तो जब ये कटेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया इसका सेकंड फार्मूला। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अब तक हम दो फार्मूले पढ़ चुके हैं कि ई इक्वल टू होता है, एक तो होता है एफ अपॉन क्यू, और इसी का सेकंड फॉर्म क्या है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यू कौन सा है, जो चार्ज फील्ड को जनरेट कर रहा है, ये वो वाला चार्ज है कि इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है। जबकि ये वाला फॉर्मूला बता रहा है कि कोई दूसरा चार्ज क्यू उस फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो दो अलग अलग क्यू लिखे हैं इनका मतलब समझ में आ गया होगा। इस चार्ज ने आर डिस्टेंस पर इतना फील्ड जनरेट किया है, जबकि उस पॉइंट पर इस चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लगा है। तो 1 कूलाम पर कितना फोर्स लगेगा, एफ अपॉन क्यू। 1 कूलाम पर जितना फोर्स लगेगा उसको ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने पढ़े फॉर्मूले। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कोई यूनिट होती है, जी हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या है, एफ अपॉन क्यू है। एफ क्या है, फोर्स, फोर्स यानी कि न्यूटन, और क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज यानी कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अच्छा इसकी एक यूनिट और है वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर होती है, कहाँ से आएगी, यहाँ पर अपॉन लगा लेना, ये वोल्ट पर मीटर है, ये कहाँ से आएगा। अच्छा, जब आप लोग बाद में पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर में एक फार्मूला है ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये डी वी क्या है, डी वी यानी कि पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि वोल्ट, और डी आर क्या है, यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो इस फार्मूले से यहाँ पर हमारी जो सेकंड यूनिट है वोल्ट पर मीटर ये भी बन जाती है। इसको आप ठीक कर लेना, ये वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, और दूसरी यूनिट है वोल्ट पर मीटर। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, सेम इस फार्मूले से ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू से हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे। हम फोर्स की हमें पता है डायमेंशन MLT-2, क्यू की पता है 80, उसको अप्लाई करेंगे तो इसकी डायमेंशन नहीं निकल करके आएगी। ये तो आप कर लेंगे, बहुत आसान चीज़ है, इसको आप लोग देख लेना। ठीक, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा मैग्नीट्यूड और प्लस इसके पास होगी डायरेक्शन, दोनों चीज़ होंगी। ठीक, तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये वेक्टर है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगी। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ी देर पहले हमने क्या है कैलकुलेट, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
ये फार्मूला हमको क्या बताता है? ये फार्मूला हमको बताता है कि कोई चार्ज क्यू खुद से आर डिस्टेंस पर कितना फील्ड जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये फार्मूला है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। अच्छा, इस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज से हमेशा अंदर की तरफ। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको इस बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा पढ़ लिया। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले पढ़ा उसकी डेफिनेशन क्या थी। ठीक, फिर हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने पढ़ा इसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर हमने पढ़ा इसके पास क्या कोई यूनिट है, इसकी डायमेंशन क्या है, इसका नेचर क्या है। अगर नेचर इसका वेक्टर था तो वेक्टर का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में इसके पास डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। वहाँ से क्यू से क्यू बढ़ जाएगा तो 1/4πε0 Q/R²। यहाँ पर अलग क्यों है, यहाँ पर अलग क्यों है, ये बात मैंने पहले समझा दी है। मुझे लगता है कि आप इसको समझ चुके होंगे। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से बाहर की तरफ आउटवर्ड और निगेटिव से अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा ये सब एक एक नंबर के सवाल हैं, तो आपको पेपर में ये सब याद रखना है। अगर कंप्लीट पूछेंगे बड़े सवाल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ, तो आपको ये सब मिला के लिख देना है। अगर सिंगल पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या है, तो आप लोग सब इनको सबके याद लेके करके लेके जाएंगे तो आप वहाँ पर लिख पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा पूरा हो गया। अब बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम करेंगे कैसे कैलकुलेट। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम पढ़ लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है। क्या देख रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो इसमें हमको कुछ केस पढ़ने हैं। सबसे पहले क्या, जब हमको सिंगल चार्ज दिया होगा, सिंगल पॉइंट चार्ज, जब हमको सिंगल पॉइंट चार्ज दिया होगा तब कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो फर्स्ट केस। सेकंड में हमको देंगे मोर देन वन चार्ज, मोर देन वन पॉइंट चार्ज। जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास एक ही चार्ज हो, हमारे पास एक से ज़्यादा चार्ज भी तो हो सकते हैं, तो वो भी तो कुछ फील्ड बनाएंगे, तो वहाँ पर कैसे निकालेंगे। थर्ड केस में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हमारे पास हमेशा सिंगल पॉइंट चार्ज हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, जबकि रियल लाइफ में तो हमको सिंगल पॉइंट चार्ज की जगह पर एक्सटेंडेड पॉइंट चार्ज के सोर्स ही मिलेंगे ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक्सटेंडेड यानी कि 2D 3D में जो सोर्स होंगे जिनकी वजह से फील्ड बनेगा वो इसी के अंदर आएगा, एक ही चीज़ है। अच्छा, फिर हमको पढ़ना पड़ेगा डायपोल कि एक डायपोल कितना फील्ड बनाएगा। डायपोल के में से हम कैसे निकालेंगे ई की वैल्यू, उसको देखने से पहले हमको पहले पढ़ना पड़ेगा डायपोल क्या है। तो यहाँ तक पहुँचे उससे पहले हमको ये सब कवर करना है, तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन और ये सब पढ़ चुके हैं, और हमको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, उसकी अलग अलग केसेस में कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। जब हमको सिंगल चार्ज दिया होगा, जब हमको सिंगल चार्ज के अलावा मोर देन वन चार्ज यानी कि 2 चार्ज दे दिए, 3 चार्ज दे दिए, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज। आपने न्यूमेरिकल में देखा होगा कि आपको इस टाइप का दे देंगे सवाल, एक कोई चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, सेंट्रल फील्ड निकालो, या इस वाले पॉइंट पे कितना फील्ड बनना होगा, इस टाइप के सवाल आपने देखे होंगे। तो वो इस केस के अंदर आएगा। जब आपको सिंगल चार्ज दे देंगे, इससे पूछेंगे कि आर डिस्टेंस पर कितना फील्ड बनना होगा, उसको करो कैलकुलेट, तो आप इस केस के अंदर आएगा। जब आपको दे देंगे कि कोई लाइन है, जब आपको दे देंगे कि कोई लाइन है, इसमें पूरा चार्ज फैला हुआ है, ये कंटिन्यूस है, बीच में टूटा नहीं है, इसकी वजह से कितना फील्ड बनना होगा आर डिस्टेंस पर। इसी में दूसरा केस बन सकता है कि आपके पास कोई सरफेस है, इस सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है पूरा, इस सरफेस का एरिया ए है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो हम कैसे करेंगे कैलकुलेट। ये ऐसे हमारे पास वॉल्यूम सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, फिर लास्ट में हम डायपोल को पढ़ेंगे। अब सीधे हम केस से पाते हैं अपने। तो आप लोग समझ चुके हमारा टास्क क्या है। हमारा टास्क है कि हमको कैलकुलेट करना है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसका फर्स्ट केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इसमें बनता है फॉर्मूला सीधे, कोई चार्ज क्यू खुद से r डिस्टेंस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। कोई चार्ज क्यू खुद से r डिस्टेंस पर कितना फील्ड बनाएगा, इतना बनाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। आपको इसकी वैल्यू पता है, आपको क्यू दिया होगा, चार्ज कितना है, r दिया होगा, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल देंगे। तो बहुत आसान है। सेकेंड केस, जब एक से ज़्यादा चार्ज हो, मोर देन वन चार्ज, उस केस में हम लगाएंगे फिर से सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे, अगर हमको चार्ज दिया है Q1, Q2, Q3, Q4, कहा है कि हमसे इस पॉइंट पे फील्ड निकालो। इस पॉइंट की डिस्टेंस Q1 से R1 होगी, इससे R2 होगी, यहाँ से R3 होगी, यहाँ से R4। सबकी वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट वाले की वजह से E1 आएगा, सेकंड से E2, फिर E3, फिर E4। सबको आपस में निकाल देंगे और सबको कर देंगे वेक्टर सम। तो जो आंसर आएगा वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोर देन वन पॉइंट चार्ज। ये भी आसान है। सिंगल यूनिट कैसे निकालोगे, फर्स्ट वाले केस से 1/4πε0 Q/r²। उस फॉर्मूले से Q E1, E2, E3 अलग अलग निकल जाएंगे। उनको आपको फिर वेक्टर सम निकाल देना है उनका, ठीक है। अब तीसरा केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडी। और हमारे पास जरूरी थोड़ी है कि हमेशा एक पॉइंट चार्ज रहे, सिंगल पॉइंट चार्ज, क्या पता एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। इसमें भी हमारे पास तीन केस बनेंगे। अगर ऑब्जेक्ट 1D हो, ऑब्जेक्ट 2D हो और ऑब्जेक्ट 3D हो, ठीक है। 1D में क्या करेंगे, तो 1D में जाएं उससे पहले आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिंबल लैम्डा। सरफेस चार्ज डेंसिटी 2D में सिंबल सिग्मा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 3D में सिंबल रो। ये क्या होते हैं, इनको समझते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग देख रहे थे जरा सा, ठीक है, हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले 1D का केस। 1D में क्या होगा, हमारे पास एक लाइन होगी, कोई वायर हो सकता है, एक सिंपल लाइन के शेप में कोई फिगर है। वन डायमेंशन आप समझते हो कि मुझे लगता है कि इसके पास सिर्फ लेंथ होती है। इसमें पूरी बॉडी पे चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है L है। इस L लेंथ पे जो टोटल चार्ज Q है। अगर इसकी L लेंथ पे Q चार्ज है, बताओ इसकी जो यूनिट लेंथ है उस पर कितना चार्ज होगा, Q/L होगा, नहीं होगा। तो जो इसकी यूनिट लेंथ पे चार्ज है इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका सिंबल था लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू Q/L। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। पेपर में पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट की वजह से अलग अलग केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। उसमें जो हमारा पहला केस है उसको हम लोग कह रहे हैं 1D। 1D में एक वायर होगा, एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगी जिसके पास सिर्फ लेंथ होगी। उसकी L लेंथ पे अगर टोटल चार्ज Q है तो उसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, Q/L। और जो उसके यूनिट लेंथ पे चार्ज होगा उसी को हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू Q/L, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, 2D है। 2D ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, एरिया होगा, एक सरफेस होगी कोई, ये सरफेस है। इस पूरी सरफेस का जो एरिया है वो A है, ठीक है। इसके A एरिया पे टोटल चार्ज Q है। अगर इसके पूरे सरफेस पे चार्ज Q है, यानी कि एरिया A पर चार्ज Q है, तो बताओ यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा, Q/A होगा, नहीं होगा। सिंपल सी बात है। यूनिट एरिया पे जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या है, इसका नाम होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। पेपर में इन सब की डायमेंशन, यूनिट सब पूछे जाते हैं। तो इस फॉर्मूले पे ध्यान देना, ये नहीं कि हमारे काम का नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। और आगे जाके गॉस लॉ में भी हम क्या यूज़ करेंगे इनका, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। जब भी हमारे पास कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट आएगी तो वहाँ पर हम इन्हीं के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्या है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी 1D ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके पास सिर्फ लेंथ होगी,
उसकी एल लेंथ पे चार्ज क्यू है तो यूनिट लेंथ पे चार्ज क्यू अपॉन एल होगा, उसको बोलेंगे लैम्डा। अगर 2D ऑब्जेक्ट है तो उसके पास होगी सरफेस एरिया, उसके टोटल एरिया ए पे चार्ज क्यू है तो यूनिट एरिया पे चार्ज होगा क्यू अपॉन ए, सिंबल होगा सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, इसका नाम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब बारी है 3D में क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट 3D है तो उसके पास क्या होगा, वॉल्यूम, यानी कि ऑब्जेक्ट दिखने में किस टाइप की होगी, 3D ऑब्जेक्ट के पास वॉल्यूम होता है ना, 2D ऑब्जेक्ट के पास एरिया होता है। आपने कभी ट्रेंगल का निकाला है वॉल्यूम, ट्रेंगल के पास एरिया होगा क्योंकि ट्रेंगल क्या है, 2D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये 3D है, इसके पास वॉल्यूम होगा, इसके पास इसका जो टोटल वॉल्यूम वी है, इसके पूरे अंदर कितना पानी भर सकते हैं उसको बोलेंगे वॉल्यूम। इसके पास जो वी वॉल्यूम है उसके पास चार्ज क्यू है। ठीक, अगर वी वॉल्यूम पर क्यू चार्ज भरा हुआ है तो यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, क्यू अपॉन वी। यूनिट चार्ज वॉल्यूम पे जो चार्ज होगा उसी को हम बोलते हैं रो, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी इसका नाम होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मेरे हिसाब से आप बात समझ चुके हैं। इन हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडी पढ़ें, हमको 3 के समझने हैं, 1D 2D 3D के, कि 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो पहला केस 1D का था उसमें था टर्म आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला निकल करके आया लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्यू की यूनिट जाएगी कूलाम अपॉन मीटर, तो कूलाम अपॉन मीटर यूनिट। अच्छा ये नीचे फॉर्मूला हम बाद में समझेंगे, इतना समझ में आ गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल सिग्मा क्यू अपॉन ए, डेफिनेशन चार्ज पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। और तीसरा है केस है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो क्यू अपॉन वी, इसकी यूनिट कूलाम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है। अच्छा इनकी हेल्प से हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे दिख रहे हैं, ये कहाँ से आए ज़रा समझते हैं। सर जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमको करना है रिवीजन, वरना बहुत टाइम लग जाए। अब हम लोग करते हैं कैलकुलेट ए की वैल्यू। ठीक है, देखो हम लोगों ने पढ़ लिया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो अब इनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे करेंगे कैलकुलेट, वो हम अब सीखते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, तो हम ऐसा करते हैं कि एक केस को सीख लेते हैं क्योंकि अभी तो हम लोग रिवीजन के उसे देख रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे लेकिन एक कोर्स सीख लेते हैं, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना। हम पढ़ते हैं लाइन वाले को। ठीक, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, लाइन है, एक लाइन है, इस वायर की जो लेंथ है वो एल है, इस लेंथ पे टोटल चार्ज क्यू है। ठीक है, अगर टोटल चार्ज क्यू होगा तो बताओ इसके लिए लैम्डा क्यू लेके निकल के आएगी, तो लैम्डा यानी कि क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो हो जाएगा क्यू अपॉन एल। ठीक है, अच्छा इस पर चार्ज फैला हुआ है, इस चार्ज की वैल्यू है क्यू और टोटल लेंथ एल है। इस वायर की वजह से हमें किसी पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, इस पे बताना है फील्ड कितना होगा। अच्छा हम सीधे कूलम लॉ क्यों नहीं लगा दे रहे हैं, ये फालतू काम करने से बजाय सीधे कूलम लॉ का अप्लाई कर दे, हमें पता है कि टोटल चार्ज कितना है। लेकिन देखो इस पॉइंट की इस पॉइंट पी से डिस्टेंस अलग हुई, आर की वैल्यू अलग, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस अलग तो ये आर की वैल्यू अलग, हर पॉइंट की आर की वैल्यू अलग अलग होगी हर पॉइंट के लिए। तो कूलम लॉ में जब 1/r² में आप आर की वैल्यू पुट करोगे तो आप आर की वैल्यू क्या रखोगे, क्योंकि हर बार तो आंसर अलग अलग आएगा ना। तो इस दिक्कत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक छोटा सा एक लाइन एलिमेंट ले लेंगे सेगमेंट। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है डी एल, इस छोटी सी लाइन डी एल पे छोटा सा चार्ज डी क्यू है। हमें बताना है कि इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना फील्ड बनना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ई इक्वल टू बनेगा 1/4πε0। अच्छा लाइन सेगमेंट की लेंथ बहुत छोटी है, इस पे चार्ज का अमाउंट बहुत छोटा है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू तो बहुत कम होगी, तो मैंने इसके आगे भी डी लगा दिया। तो डी ई इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये डी क्यू
इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें पता है लैम्डा इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन एल। ठीक है, ये लैम्डा क्या होता है, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। अच्छा, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, डीएल। तो बताओ इस पे चार्ज कितना होगा, हमें पता है कि जो यूनिट लेंथ है उस पर चार्ज कितना है, लैम्डा। ये तो उसकी डेफिनेशन है लीनियर चार्ज डेंसिटी की। अगर यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है तो बताओ डीएल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू डीएल। और डीएल लेंथ पे चार्ज कितना था, डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू डीएल आएगा, नहीं आएगा। यानी कि हमारा अब जो फॉर्मूला बनेगा, छोटा सा डी ई था, ज़्यादा फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला, हमने यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो जो डी बनेगा वो बनेगा 1/4πε0, जो डी क्यू था ना अपॉन आर स्क्वायर में, हमने इसकी वैल्यू यहाँ निकाल रखी है, तो इसको पुट करेंगे तो डी इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे सेम ऐसे ही अगर हम निकालेंगे 2D फिगर के लिए, तो 2D में ही बनता है डी ई इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, वहाँ पर जो आपका डी क्यू बनेगा ना, वो बनेगा सिग्मा इंटू डी ए एरिया वाला अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम 3D में, तो वॉल्यूम में बन जाएगा डी ई इक्वल टू 1/4πε0 रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम इन दो केसों को भी निकाल लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, वरना अभी आप फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए कि कैसे आए। ठीक है, तो देखो फिर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा 1/4πε0, डी क्यू की जगह पे लैम्डा डी एल आ गया अपॉन आर स्क्वायर, इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, 1/4πε0 रो डी बी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने इस केस को पढ़ लिया। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस सिंगल चार्ज क्या होगा, सिंपल फार्मूला उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सेकंड केस हमको मल्टीपल चार्ज दिए, तो हम हर अलग अलग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उनको आपस में फिर वेक्टर सम करके ऐड कर देंगे। ठीक है, और थर्ड केस जब हमको एक्सटेंडेड या कंटिन्यूस बॉडी दी होगी उसकी वजह से फील्ड निकालना है, तो वहाँ पर देखेंगे बॉडी किस टाइप की है, 1D की है, 2D की है या 3D की है, और जिस टाइप में होगी उसके हिसाब से हमको 3 फार्मूले यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, इनमें से किसी चीज़ को पुट कर देंगे। ये जो ऊपर है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इनकी यूनिट और डायमेंशन आप लोग निकाल लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं कि लैम्डा की डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी है डायपोल, यानी कि फोर्थ टॉपिक की, फोर्थ केस। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल निकालें, हम पहले डायपोल को समझेंगे कि डायपोल होता क्या है। ठीक है, डायपोल क्या होता है, तो सबसे पहले डायपोल की डेफिनेशन। डायपोल क्या है, डायपोल एक सिस्टम है किसका, अ पेयर ऑफ चार्ज। पेयर यानी कि 2 चार्ज होंगे, कैसे, जो इक्वल होंगे और अपोजिट नेचर के होंगे। जैसे कि एक अगर +5 है तो दूसरा -5, एक +4 है तो दूसरा -4 सॉरी। ठीक है, तो मतलब पेयर है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, जो कहाँ पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे गए हैं, जिनकी बीच की दूरी बहुत कम है। तो 2 चार्ज, एक चार्ज क्यू, एक चार्ज -q, 2 चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर अपोजिट है, एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं डायपोल। ठीक है, इस डायपोल के पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसे बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ये कैसे निकालते हैं, आप इस डायपोल के वैसे कोई भी एक चार्ज उठा लो, उसका ले लो मैग्नीट्यूड। जैसे ये +5 है -5 है, तो आप ले लो कि 5 चार्ज के लिए 5 हो गई। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मान लो कि इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, तो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 12 हो जाएगी। तो 5 को उनके मैग्नीट्यूड को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका डायपोल मोमेंट आ गया। तो डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन है प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है किसको, 1 चार्ज
वन चार्ज के मैग्नीट्यूड को एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। अगर हमारे पास ये 12 कैसे आया, क्यू तो क्या हो गया, अमाउंट ऑफ 12 क्या है, देखो एक चार्ज प्लस क्यू है, एक चार्ज माइनस क्यू है, इन दोनों को मैंने मिला दिया। अगर बीच में ये सेंटर है, ये डिस्टेंस यहाँ तक की एल है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की एल है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 बन जाएगी। तो क्यू इंटू 12, तो यहाँ से ये लिखा है वेयर 12 इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट डायपोल मोमेंट की यूनिट, तो डायपोल मोमेंट की यूनिट 2 एक नंबर है, कोई यूनिट नहीं होगी, क्यू यानी कि गुलाम, एल यानी कि मीटर, गुलाम मीटर। ये डायपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या होगी, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से आप इसे निकालेंगे, गुलाम यानी कि 80 और एम यानी कि मीटर, तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। इसका नेचर क्या है, ये वेक्टर है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर वेक्टर है इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा मैग्नीट्यूड और साथ में होगी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अभी से निकाला, P इक्वल टू 2QL। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन आप ध्यान रखना, माइनस क्यू और प्लस क्यू बन गया डायपोल। इसमें जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो माइनस से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हो जाएगा। अब हम लोग डायपोल को सीख चुके हैं, डायपोल क्या होता है, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है, हम डायपोल को सीख चुके हैं, डायपोल को हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन अब हम जो हम जिस केस को पढ़ रहे थे उस पर आएंगे। हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से। तो इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी फिर दो केस बनेंगे, कैसे, जैसा आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये डायपोल है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक है, बीच में सेंटर हो गया, तो ये डिस्टेंस एल थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल। अब इस डायपोल की वजह से फील्ड निकालना है हमें, इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ कहाँ पर फील्ड बन सकता है, हर जगह फील्ड बन सकता है, लेकिन हमको सिर्फ दो केस पढ़ने हैं। कौन कौन से, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल की एक लाइन होगी, इसको हम आगे बढ़ा दें लाइन को, इस डायपोल को, डायपोल इस पर रखा हुआ है ना, ये डायपोल की एक्सिस है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, इसको इधर पीछे बढ़ा सकते हैं आगे। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर फील्ड कितना बनेगा, 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 इसकी एक्सिस के अलोंग कितना फील्ड, कोई किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालना है, वो आएगा एक्सियल पोजीशन के अंदर। जब आपसे बोलेंगे एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मतलब तब आपसे लोग पूछ रहे हैं कि ये डायपोल है, डायपोल, इस डायपोल की एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दूसरा है इक्वेटोरियल, वो क्या होगा, इस डायपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस जो सेंटर से होकर जाएगा और परपेंडिकुलर होगा डायपोल की एक्सिस के, तो उसको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो हमको इन दो पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बनना होगा, लेकिन ये ना तो इक्वेटोरियल में आया ना ही एक्सेल में आया, तो ये इसको बोलेंगे जनरल पॉइंट है। इसके लिए अलग डेरिवेशन होगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम उसको उस पर ध्यान नहीं देंगे। अभी हम सिर्फ इन दो पॉइंट पे देखेंगे, एक्सेल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सेल क्या होता है समझ में आ गया होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ निकल के आएगा, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, आप डेरिवेशन है, आप लोग उसको देखना कैसे करना है, मैं आपको उसका बता दे रहा हूँ रिजल्ट। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है, तो एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है वो होता है 1/4πε2p अपॉन r क्यूब। ये 2p क्या है, 2 नंबर, p क्या है, डायपोल मोमेंट, जो हमने p इक्वल टू 2 निकाला था ना अभी सोचे पहले, वही डायपोल मोमेंट। और अब एक चीज़ होता है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। ये सवाल पेपर में पूछते हैं, एमसीक्यू में पूछेंगे कि डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे कैसे डिपेंड करता है, तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे कि 1/r², 1/r क्यूब ऊपर। ठीक है, तो उसमें से आपको इस ऑप्शन पे टिक मारना है। ठीक, अच्छा, इक्वेटोरियल में क्या निकल के आता है, सेम आंसर निकल के आएगा, बस यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा। 1/4πε0p/r क्यूब, p क्या है, डायपोल मोमेंट उस डायपोल का, आर गया है सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इससे सवाल पूछ सकते हैं कि जब एक्सेल पोजीशन है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है वो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में निकल के आता है।
जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। ऐसा कैसे? देखो, ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तो ये एक्सियल पोजीशन पर आ गया क्योंकि इसके एक्सिस पर पॉइंट है। सेंटर ओ, सेंटर से आर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज से बाहर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। नेगेटिव चार्ज की तरफ इस चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ होगा। अच्छा, इनमें से किसका फील्ड ज़्यादा होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस कम है ना, इसके पास है ई, ऐसा होता है ना किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करता है 1/r² होता है। यहाँ पर इस चार्ज से सिर्फ इतना दूर है, जबकि इस चार्ज से इतना ज़्यादा दूर है। तो डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, जिसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा उसके लिए ई कम, यानी कि जो ई नेगेटिव होगा उसकी वैल्यू कम होगी और ई पॉजिटिव की ज़्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाला जीत जाएगा, यानी कि जो नेट फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा। अब बताओ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है? माइनस से प्लस, वो भी बाहर की तरफ है। दोनों सेम डायरेक्शन में निकल के आए नहीं आए? ये पी की डायरेक्शन है, ये ई की डायरेक्शन है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक्सेल पोजीशन में जो ई निकल के आता है और पी निकल के आता है दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। जबकि इक्वेटोरियल में क्या होगा? ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये सेंटर पे जो इसका मान लेना कि ये सेंटर है, तो ये यहाँ पे यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, माइनस में फील्ड चार्ज की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ निकल के आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। डाइपोल कहाँ है? माइनस से प्लस, यानी कि इस तरफ। तो ई इस तरफ है और पी इस तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो ये कहाँ लिखा है कि एक्सियल पोजीशन में जो ई आता है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, जबकि इक्वेटोरियल में ई एंड पी बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या कैसे भी पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डाइपोल का टॉपिक पूरा हुआ। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने यहाँ पर सीखा कि कोई डाइपोल खुद कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि यही डाइपोल किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, तब क्या होगा? तो अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को कि जो ये डाइपोल है ये किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, तब क्या होगा। अब हमको फिर से दो केस पढ़ने हैं। पहला केस क्या? जो एक्सटर्नल फील्ड है ये डाइपोल का फील्ड नहीं है, डाइपोल तो अपना फील्ड बनाएगा, हमने पढ़ लिया, लेकिन ये डाइपोल किसी दूसरे फील्ड में रखा हुआ है। वो फील्ड यूनिफॉर्म हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, उनको सीखते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म को देखते हैं। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई की तरफ है। अब हमने यहाँ पे एक डाइपोल लिया, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई की तरफ है। क्या करेंगे? डाइपोल के पास क्या होता है? एक चार्ज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज से फोर्स क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? F = QE, हमने पढ़ा था। तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो उसको आगे तरफ खींचेगा। और जबकि ये माइनस QE है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो QE के अपोजिट यानी कि बाहर की तरफ रखेगा। ये इसको आगे खींच रहा है, ये इसको पीछे खींच रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा, ये यहाँ पे आएगा, रोटेशन होगा, तो इस पर लगेगा टॉर्क। अच्छा, ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे तो नेट फोर्स जीरो, तो फोर्स तो जीरो है लेकिन टॉर्क लगेगा जिससे रोटेशनल मोशन होगी। इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? उसके लिए डेरिवेशन आपके बुक में दिया, आप देखना। तो आंसर निकल के आता है टाउ = PE sin थीटा। पी क्या है? इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे रखा हुआ है, पेपर में देंगे आपको। साइन थीटा, थीटा क्या है? थीटा जिस एंगल पे रखा हुआ है। इस डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाया है उसको बोलेंगे थीटा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते थे कि जब कोई डाइपोल किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो तो क्या होगा? फील्ड दो टाइप का हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जब यूनिफॉर्म फील्ड होगा तब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि एक जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा QE, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा माइनस QE। दोनों फोर्स इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है तो जीरो। तो नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन एक टॉर्क लगेगा,
जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन होगी और इस टॉर्क की वैल्यू होगी टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल किसके बीच में? पी और ई के बीच में। पी क्या है? डायपोल मूवमेंट किसका? डायपोल का। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला? जिसमें डायपोल को रखा गया है। सेकंड केस, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो क्या होगा? जैसे ही फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा इस डायपोल पे, अब पहले क्या था? पहले ये था कि यूनिफॉर्म फील्ड है तो फील्ड की वैल्यू जो यहाँ पर होगी, जैसा पेन चेंज करता हूँ, जो फील्ड फोर्स की वैल्यू यहाँ पर होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी होगा यूनिफॉर्म में। तो क्यू ई और माइनस क्यू ई, क्यू ई और माइनस क्यू ई दोनों की वैल्यू सेम होगी, इसलिए टोटल फोर्स जीरो है। एक फोर्स पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों अपोजिट हैं बल्कि जीरो। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो या तो इसकी वैल्यू आता हो, क्योंकि यहाँ पे ई की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पर हर जगह ई की वैल्यू अलग अलग होगी। नॉन यूनिफॉर्म मतलब ई की वैल्यू हर जगह अलग अलग। अगर ई की वैल्यू अलग अलग है तो क्या होगा? तो या तो इसकी वैल्यू आता होगी या इसकी वैल्यू, दोनों बराबर तो नहीं हो सकते, क्योंकि चार्ज सेम है डायपोल में, लेकिन ई की वैल्यू तो अलग अलग है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है। ई की वैल्यू अलग अलग होगी तो क्यू ई और माइनस क्यू ई दोनों अलग अलग होंगे, यानी कि नेट फोर्स अब जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो अब जैसे ही फील्ड बनेगा नॉन यूनिफॉर्म, तो उस केस में डाइपोल पे एक फोर्स भी लगेगा। फोर्स क्या होगा? नॉन जीरो, मतलब कि फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा, और साथ में टॉर्क तो होगा ही होगा, क्योंकि रोटेशन भी साथ में होगी। तो हमने क्या पढ़ा? डाइपोल। सबसे पहले हमने सीखा डाइपोल। डाइपोल का टॉपिक यहाँ पूरा हो चुका है। अब हमने डाइपोल में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने सीखा डाइपोल क्या होता है, हमने डाइपोल की डेफिनेशन सीखी। फिर डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या है, डाइपोल मोमेंट का नेचर कैसा है, वेक्टर होता है, वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की होगी, फिर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट करेगा। हमने फिर उसके लिए एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन पढ़ी। फिर इसके बाद इस डाइपोल को अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर कितना टॉर्क लगेगा, वो सब हमने पढ़ लिया। तो डाइपोल का टॉपिक यहाँ पर हमारा पूरा हुआ। ठीक, अब बारी है हमारे नई टॉपिक की, जिसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? ये एक तरीका है, अ कन्वीनियंट वे, एक तरीका है किस लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए एक तरीका है। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे ये हमें क्या बताएगा? ये एक सिर्फ मैथमेटिकल तरीका है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इमेजनरी और मैथमेटिकल तरीका है चीज़ों को समझने का, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का। ठीक, अच्छा कैसे बताता है फिर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या होता है, उसकी कुछ वैल्यू होगी ना, मैग्नीट्यूड यानी कि स्ट्रेंथ कितनी है, और उसके पास डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में हेल्प कर रही है, यानी कि ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बताएंगी और साथ में ये हमको उसकी डायरेक्शन के बारे में हेल्प करेंगे। तभी तो इसका फ़ायदा है, वरना हम इसको पढ़ेंगे क्यों? हमने इसको ज़बरदस्ती एक कॉन्सेप्ट बनाया है, इमेजनरी कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसकी हेल्प से हम चीज़ों को समझेंगे। तो इसका मतलब ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा कि कितनी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है, क्या डायरेक्शन क्या है। स्ट्रेंथ के बारे में कैसे लिखा होता? तो जो फील्ड लाइन है उनकी जो डेंसिटी है जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ पर इनकी डेंसिटी कम होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। कैसे, तो समझते हैं। जैसे चार्ज क्यों है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इनकी डेंसिटी कहाँ पे आता है, कहाँ पर पास पास है, तो यहाँ पर पास पास है। जैसे हम दूर जाएंगे दूर दूर होते आ रहे हैं, तो यहाँ पे दूर हो गए, यहाँ पे पास है, यहाँ पे और पास, यहाँ पे और पास। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएंगे ये खुद से दूर होते जाएंगे, इनकी डेंसिटी कम होती रहेगी। जहाँ पर इनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो चार्ज के पास का इलाका है, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर फील्ड ज़्यादा होगा, हमें पता है ना। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो इनकी डेंसिटी हमको बताते हो रही है कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं डेंसिटी भी तो दूर होती आ रही है, कम होती आ रही है, ये डेंसिटी कम नहीं हो रही है। तो
इनके बीच का गैप बढ़ जा रहा है। तो जब इनके बीच का गैप बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। तो इनकी डेंसिटी को देख के हम आइडिया निकालेंगे किसका, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड का। अच्छा ये कैसे बताएंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए आप खींचो टेंजेंट, अगर कर्व है तो टेंजेंट खींच दो, वरना अगर स्ट्रेट लाइन है तो जो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन होगी तो वही फील्ड की डायरेक्शन है। ये चार्ज है तो इसमें जो फील्ड लाइन बनी है वो स्ट्रेट लाइन है, तो बाहर की तरफ जाएगी, तो इसकी जो डायरेक्शन है वही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर वहीं पर अगर कर्व होता तो हम इस पर खींचते टेंजेंट, जिस पॉइंट पे इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पे निकालना तो यहाँ पे खींच देंगे टेंजेंट, ठीक है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों को बता सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। फर्स्ट, दे नेवर इंटरसेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछेंगे बड़े सवाल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करो या बताओ। और साथ में आपसे अलग से प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। अच्छा अभी हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम टेंजेंट खींचते हैं, वो टेंजेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बताता है। अच्छा मान लो अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर लेती हैं, ये एक फील्ड लाइन है और ये दूसरी फील्ड लाइन है, इन दोनों ने एक दूसरे को कर दिया इंटरसेक्ट, तो जिस पॉइंट पर ये काट रहे हैं मैं वहाँ पर दो टेंजेंट खींच सकता हूँ, एक टेंजेंट ये खींचा, एक टेंजेंट इस कर्व के लिए, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू, दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन इस तरफ एक डायरेक्शन इस तरफ। वेक्टर के साथ ऐसा इम्पॉसिबल है, किसी एक ही पॉइंट पर एक वेक्टर की दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कभी काट भी नहीं सकते, ठीक है। दे विगेन एट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कहीं पर अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, क्यों, क्योंकि यह बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ जाता है, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो रिपेल करेगा ना, उसको बाहर फेंक देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको कहाँ चलती है पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बाहर की तरफ जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाएगी, जबकि नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में जो ये टेस्ट चार्ज है ये इसकी तरफ करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अंदर की तरफ आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ जाएगी और पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाएगी, ये हमेशा ओपन कर्व बनेंगे, ओपन कर्व क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस चार्ज है, इससे फील्ड लाइन हमेशा बाहर निकलेगी, ये ओपन कर्व में क्लोज इन्होंने सर्कल कुछ ऐसा थोड़ी बनाया है, तो ये ओपन कर्व फॉर्म करते हैं, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी पूरा हो गया। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, और अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इन वीडियो को देख लेंगे तो आप अच्छे से इस वीडियो को एक ही बार में देख के, क्योंकि हम चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप एक ही बार में वीडियो को देख करके अपने सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ओके बाय।